नमस्कार मित्रों। सन 1756 गर्मी का मौसम और बंगाल का कोलकाता। रात को छोटे से कमरे में 146 लोगों को बंद कर दिया जाता है और सुबह होने तक उनमें से 123 लोगों की लाशें बाहर निकाली जाती। केवल 23 लोग ही जिंदा बच पाते हैं। इस घटना ने जैसे भारतीय इतिहास की पूरी धारा ही बदल कर रख दी थी। भारतीय इतिहास की एक ऐसी दुर्भाग्यशाली घटना जिसको कई ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास का एक काला धब्बा माना है, जिसका नाम था ब्लैक हॉल ट्रेजेडी, बंगाल की काल कोठरी की घटना। कैसे एक घटना के जवाब में अंग्रेजों ने लगभग 200 सालों तक भारत में राज किया और इस दौरान उन लोगों ने भारतवर्ष के लोगों को बुरी तरीके से बेहाल करके रख दिया था। तो क्या थी इस घटना की पूरी सच्चाई? इस घटना को अंजाम देने वाले नवाब सिराजुद्दौला ने आखिर ऐसा क्यों किया? ऐसी नौबत आखिर क्यों आई कि 1756 में नवाब सिराजुद्दौला के द्वारा अंग्रेजों को कोलकाता की कोठरी में इतने दर्दनाक और निर्दयी तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया? चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं आज के इस वीडियो में। कहा जाता है कि इंग्लैंड के स्कूल का हर बच्चा भारत के कोई बात को जानता हो या ना जानता हो, लेकिन 3 बात जरूर जानता है। पहला, ये ब्लैक हॉल की घटना, दूसरा प्लासी का युद्ध और तीसरा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति। भारत का इतिहास का रुख बदल देने वाले प्लासी के युद्ध को जन्म देने वाले कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारक यही था। 17वीं सदी तक भारत की धरती पर यूरोपीय शक्तियों का आगमन हो चुका था। 1740 में हुए ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार युद्ध के बाद फ्रांस और ब्रिटिश की लड़ाई का खबर धरती के हर कोने में पहुंच चुका था और भारत भी इससे अछूता नहीं रहा, क्योंकि ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियों के बीच यहाँ भी लगातार कंपटीशन चलता रहा, लड़ाई चलता रहा। और भारतीय इतिहास की बात करें तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जैसे मुगल साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया था और कमजोर होते जा रहा था, और जिसके कारण असली शक्ति क्षेत्रीय दलों के हाथों में रह गई थी। और इसी बीच 1717 में मुर्शिद कुली खां के द्वारा स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना करी जाती है, जो कभी मुगल सम्राट में एक सूबेदार हुआ करता था। और इस तरह बंगाल मुगल साम्राज्य का तकनीकी रूप से हिस्सा होने के बावजूद एक आजाद प्रांत के रूप में उभर रहा था। यही वजह है दोस्तों कि जितनी भी यूरोपीय कंपनी भारत पर आई थी, वो सभी बंगाल पर भी अपना अधिकार जमाना चाहते थे। और इसी वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम को किलेबंदी शुरू करना प्रारंभ कर दिया जाता है, और वो भी नवाब की अनुमति लिए बगैर। फोर्ट विलियम 1690 में हुगली नदी के किनारे बनकर तैयार हो गया था। इसका नाम इंग्लैंड के किंग विलियम III के नाम पर रखा गया था। और ये वही किला है दोस्तों जो ब्लैक हॉल ट्रेजेडी और प्लासी की युद्ध जैसे घटनाओं का साक्षी बनता है। जैसे जैसे अंग्रेज भारत में विस्तृत हो रहे थे, वैसे वैसे अंग्रेजों के नियत में बदलाव होना प्रारंभ हो गया था। और चूंकि उस समय बंगाल इंडिया का सबसे धनवान राज्य था, पूरे भारत में होने वाले व्यापार का 60% व्यापार अकेले बंगाल में किया जाता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग अपने मकसद को पूरा करने के लिए छोटे छोटे राजाओं को महंगे तोहफे देकर या फिर शांति समझौता करके उनके साथ व्यापार किया करते थे, और इस तरह उन शासकों को भर भर के पैसा मिल जाया करता था और ब्रिटिशर्स को बिना किसी रोक टोक के वहां व्यापार करने की अनुमति मिल जाया करती थी। और इस तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बेहिसाब तरीके से धन की प्राप्ति कर रही थी। इसका सबसे बुरा इफेक्ट घरेलू उद्योग धंधों पर पड़ रहा था। जमींदार, व्यापारी सभी ब्रिटिश गतिविधियों से बहुत नाराज हो गए थे, क्योंकि उन्हीं के राज्य में आकर उन्हीं का प्रॉफिट पूरी तरीके से प्राप्त करके वह इंग्लैंड भेजा करते थे। इस कारण बंगाल के शासक भी ब्रिटिशर से पूरी तरीके से नाराज थे। और ऐसे माहौल में 1756 में बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है और बंगाल का नवाब बनता है 21 साल का नवाब सिराजुद्दौला। नवाब सिराजुद्दौला का शुरुआत से ही ब्रिटिशर्स के कारनामों पर शक होने लगा था। उन्हें लगता था कि अंग्रेज उनको मिले हुए अधिकारों को वह दुरुपयोग कर रहे हैं। इसी के चलते उनके द्वारा अंग्रेजों को सवाल जवाब शुरू करना प्रारंभ कर दिया जाता है। हालांकि अंग्रेजों के द्वारा कहा जाता है कि वह तो केवल अपनी कंपनी की सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन नवाब सिराजुद्दौला जान चुके थे कि अंग्रेजों का मकसद केवल व्यवसाय और उनसे मिलने वाले संपत्ति ही नहीं थी, बल्कि धीरे धीरे वे इन किलों पर अपना प्रशासनिक तंत्र मजबूत कर रहे थे। सिराजुद्दौला इनसे बहुत नाराज होते हैं। इसके 2 कारण हैं। पहला तो यह कारण था कि अपने प्रॉफिट का कोई भी हिस्सा कंपनी के द्वारा नवाब को नहीं दिया जा रहा था। दूसरा यह कि धीरे धीरे वे अपना पांव जमाकर राजाओं से उनका राजनीतिक नियंत्रण भी छीनना चाहते थे।
जिनसे इन राजाओं का अस्तित्व का खतरा बढ़ते जा रहा था। ऊपर से कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों की जीत के बाद सिराजुद्दौला का शक और यकीन में बदल रहा था, और यह सब किसी भी स्थिति में नवाब सिराजुद्दौला को गंवारा नहीं था। इसलिए सबसे पहले नवाब के द्वारा कोलकाता के गवर्नर को चेतावनी दिया जाता है, किसी भी कंपनी के द्वारा किए जा रहे किलेबंदी पर पाबंदी लगाई जाए। हालांकि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नवाब सिराजुद्दौला की बात को मान लिया जाता है, लेकिन ब्रिटिशर्स उनके बातों को नहीं मानते और अपने किलेबंदी के कार्य को चालू ही रखते हैं। बस फिर क्या था, सिराजुद्दौला इससे बहुत ज्यादा नाराज होते हैं और ब्रिटिशर्स को सबक सिखाने के लिए नवाब सिराजुद्दौला के द्वारा सेना को तैयार किया जाता है और 16 जून 1756 को कोलकाता पर हमला बोल दिया जाता है। कहा जाता है कि उनकी सेना में 50,000 से ज्यादा पैदल सैनिक, 500 से ज्यादा हाथी और 50 से अधिक तोपें शामिल थी और यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को आसानी से मसल सकती थी। 16 जून को नवाब अपनी सेना के साथ कोलकाता पहुंचते हैं और उनके द्वारा शहर को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। जब अंग्रेजों को लगने लगता है कि उनकी हार निश्चित है, तब गवर्नर जॉन डेरी अपने कमांडर साथियों के साथ हुगली नदी पर खड़ी एक बोट पर बैठकर निकल भागते हैं और उनके द्वारा जॉन हॉल के नेतृत्व में 146 सैनिकों की टुकड़ी को किले की सुरक्षा करने के लिए वहीं पर छोड़ दिया जाता है। 20 जून 1756 को नवाब सिराजुद्दौला के सैनिकों के द्वारा फोर्ट विलियम को घुसा जाता है और इसको देखते हुए अंग्रेजों के द्वारा उनके समक्ष समर्पण कर दिया जाता है। नवाब सिराजुद्दौला के द्वारा किले के बीचों बीच दरबार लगाया जाता है और 2 घोषणाएं करी जाती है। पहला तो यह है कि कोलकाता का नाम बदलकर अली नगर रखा जाता है और दूसरा मानिकचंद को किले का रक्षक घोषित किया जाता है। हालवेल के द्वारा बाद में लिखा जाता है कि उस दिन उसके हाथ को बांधकर नवाब के समक्ष पेश किया गया था। नवाब के द्वारा उनके हाथों को खोलने का आदेश दिया गया था। किसी भी तरीके का बदसलूकी न किए जाने का वादा किया गया था। साथ ही उन्होंने अपने अंग्रेजों के प्रति नाराजगी की वजह भी बताई थी और उसके बाद नवाब वहां से आराम करने चले गए थे। नवाब के चले जाने के बाद उनके सैनिकों के द्वारा कैदियों के साथ नियंत्रित लूटपाट करना शुरू कर दिया जाता है। हालांकि अब तक उन्होंने अंग्रेजों को ज्यादा टॉर्चर नहीं किया था, लेकिन शाम होने तक उनके व्यवहार में परिवर्तन होने लगता है। असल में एक अंग्रेज सैनिक के द्वारा शराब के नशे में अपनी पिस्टल से नवाब के एक सैनिक को गोली मार दिया जाता है। जब इस बात की शिकायत नवाब के पास पहुंचता है तो वो बहुत गुस्सा होते हैं और इसके बाद नवाब के सलाहकार के द्वारा उनको सलाह दी जाती है कि इतने सारे अंग्रेजों को पूरी रात खुले में छोड़ना खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए उनको कैदियों को रखे जाने वाले उस कोठरी में बंद कर देना चाहिए। और यह कोठरी फोर्ट विलियम के बेसमेंट में ही मौजूद था और बाद में इसी कोठरी का नाम ब्लैक हॉल पड़ता है। बस फिर क्या था दोस्तों, नवाब के द्वारा आदेश दे दिया जाता है और वहां मौजूद 146 कैदियों को बिना किसी चीज की लिहाज किए एक 18 बाई 14 फीट की कोठरी में ठूंस दिया जाता है। इस कोठरी में केवल 2 खिड़कियां थी और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह कोठरी केवल 3 या 4 कैदियों को रखने के लिए ही बनाई गई, लेकिन उस रात इसमें 146 कैदियों को ठूंस कर भर दिया जाता है। जून महीने की वो रात शायद सबसे गर्म और उमस वाली रात रही होगी। ऐसे में बिना खाना पानी और हवा के उस कोठरी में इतने सारे बंदियों को शाम 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रखा जाता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस कोठरी के अंदर की हालात कैसे रहे होंगे। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि जिन सैनिकों को इन कैदियों की निगरानी के लिए छोड़ा गया था, उनमें से किसी एक की भी हिम्मत नहीं थी कि इस हालात की जानकारी सो रहे नवाब को जाकर बता दें। अगली सुबह जब नवाब सिराजुद्दौला को इस बात की जानकारी मिलती है, तब उस कोठरी को खोलने का आदेश दिया जाता है। बताया जाता है कि जब उस काल कोठरी का दरवाजा खोला गया, 146 कैदियों में से केवल 23 लोग, वो भी बुरी तरीके से झुलसे हुए, जिंदा बचे थे। बाकी सभी कैदियों ने गर्मी में दम घुटने की वजह से अपने दम तोड़ दिए थे और उन बचने वाले 23 कैदियों में जॉन हालवेल भी थे, जिसका विवरण मैंने पहले किया था। और इसके बाद सभी मरे हुए कैदियों को बिना रस्मों रिवाज के साथ वहीं पर दफना दिया जाता है। इसी घटना को इतिहास में ब्लैक हॉल ट्रेजेडी या कलकत्ता की काल कोठरी की घटना कहा गया है। अब सवाल यह भी उठता है दोस्तों कि क्या यह घटना सही में हुई थी? तो दोस्तों यहाँ पर यह बात गौर करने वाली है, हालवेल के द्वारा दिया गया पूरा विवरण कई इतिहासकार नकार चुके हैं। उनका मानना है कि असल में इन कैदियों की संख्या बहुत कम थी
लगभग 60 से 70 के आसपास, और मरने वाले कैदियों की संख्या तो और भी बहुत कम थी। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि जॉन हॉलवेल के विवरण में जिन लोगों को मरा हुआ दिखाया गया है वे उस दिन नहीं मरे थे, बल्कि वह इस घटना के होने के आगे पीछे हुए लड़ाई में मारे गए थे। तो जॉन हॉलवेल के द्वारा बताए गए विवरण में मरने वालों की जो संख्या है पूरी तरीके से सच नहीं है, बल्कि बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था। इतिहासकार वी स्मिथ अपनी किताब द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि यह घटना हुई थी जरूर, लेकिन असल में इसके जिम्मेदार पूरी तरीके से नवाब सिराज-उद-दौला का देना गलत है, बल्कि इन कैदियों पर नजर रखने का जिम्मा उन्होंने अपने सैनिकों के ऊपर छोड़ दिया था। उनको इस तरीके से ब्लैक हॉल में ठूस कर मारने का आदेश नवाब सिराज-उद-दौला के द्वारा नहीं दिया गया था। लेकिन मौजूदा ऐतिहासिक तत्वों के मुताबिक यह भी बात सच है, इस घटना के बाद नवाब सिराज-उद-दौला के द्वारा अपने किसी भी सैनिक को कोई सजा नहीं दी गई थी और न ही उनके द्वारा इसमें किसी भी प्रकार की दुख प्रकट की गई थी। इसके अलावा कई इतिहासकार यह भी दावा करते हैं कि यह पूरी घटना एक मिथ के अलावा और कुछ नहीं था। वह कहते हैं कि यह घटना अंग्रेजों के द्वारा ही अफवाह के रूप में फैलाई गई थी, जिससे कि उनको बंगाल पर हमला करने का एक बहाना मिल जाए, क्योंकि जैसे इस घटना की खबर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हेडक्वार्टर इंग्लैंड में पहुंचती है, वैसे ही वो लोग आग बबूला हो जाते हैं और कहा जाता है इसके बाद हर अंग्रेज के सीने में बदला लेने की भावना भड़क रही थी। वह सिराज-उद-दौला से इस हत्याकांड का बदला लेना चाहते थे और बाद में इसी के रिस्पांस में ब्रिटिश सरकार के द्वारा रॉबर्ट क्लाइव को भारत भेजा जाता है। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जनवरी 1757 में वापस फोर्ट विलियम को अपने कब्जे में ले लिया जाता है और इतना ही नहीं, आगे बढ़कर नवाब सिराज-उद-दौला के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी जाती है और इसे ही 1757 का बैटल ऑफ प्लासी कहा जाता है। और यह तो हम सभी जानते हैं कैसे प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों के द्वारा कूटनीतिक षड्यंत्र रचा जाता है और नवाब सिराज-उद-दौला के सेनापति मीर जाफर को अपने में मिलाकर धोखाधड़ी करके जंग को जीत लिया जाता है और बाद में जैसे कि मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया जाता है। अपने सेनापति की यह बगावत देखकर नवाब सिराज-उद-दौला अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद भाग गए थे, जहां अंत में उनको मार दिया जाता है। तो सच भले जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है दोस्तों कि इसी काल कोठरी का सहारा लेते हुए अंग्रेजों के द्वारा भारत में अपने साम्राज्य के विस्तारवाद को जायज ठहराया गया था और यही घटना प्लासी की युद्ध का आधार बना, जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी और इसके बाद अंग्रेजों के द्वारा भारत पर लगभग 200 सालों तक राज कायम किया गया था। दोस्तों, इतिहास के पन्नों में कोई घटना केवल तारीख नहीं होती, बल्कि पूरे देश की दिशा ही बदल देती है। ब्लैक हॉल ऑफ कोलकाता की घटना ही ऐसी एक घटना थी जिसने भारत के भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, क्या ब्लैक हॉल की घटना के बगैर भी अंग्रेज भारत पर राज कायम कर सकते थे? कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।